के साथ परीक्षा पे चर्चा के इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिया और अनुशासन में रहने के गुर सिखाए। पीएम के सामने बिहार के गया का भी एक छात्र विराज था, जिसने पीएम मोदी से लीडरशिप को लेकर सवाल किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक अच्छे लीडर और लीडरशिप के गुण बताए। आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताऊं? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। कभी कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते, तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो और शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है, तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर। और पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे के लिए भी रवाना हो गए हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि इस समिट का आयोजन 11 फरवरी को ग्रैंड पैलेस में किया जाएगा और इसी तरह का समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले के समापन में अभी कुछ दिनों का वक्त बाकी है। लगभग हर रोज करोड़ों लोग संगम नगरी पहुंचकर संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां आस्था का ऐसा जन सैलाब उमड़ रहा है कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम है और इस बीच श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और अत्यधिक दबाव के चलते प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में शाही स्नान होना है और इससे पहले बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसको देखते हुए जिला प्रशासन, मेला प्रशासन ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को प्रयागराज में लगे महाकुंभ पहुंची और उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद राष्ट्रपति संगम क्षेत्र में पहुंची और राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार दिया। देश के प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का ये ऐतिहासिक क्षण लोगों ने भी देखा। राष्ट्रपति आज 8 घंटे से अधिक समय तक संगम नगरी में रहेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। सीएम धामी फैमिली के साथ वोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार का दिन अहम माना जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए आस्था वाहनों का जनसैलाब कैंट रेलवे स्टेशन पर अब भी देखा जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ ही पूरा स्टेशन परिसर और स्टेशन जाने के मुख्य मार्ग पर केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई। ये शो बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में जमकर करतब दिखाए। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। शो में करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहेंगे। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में भूस्खलन में एक शख्स की मौत हो गई है और 28 लोग लापता हैं। घरों को भी नुकसान पहुंचा है। शनिवार को जुनलियन काउंटी के जिनपिंग गांव में भूस्खलन हुआ था। 2 घायलों को बचाया गया और 10 घर ढहने की वजह से चपेट में आए लगभग 360 लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। वहीं प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा पहुंचे हैं। यहां सीएम ने जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, उनसे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विकास योजनाओं का भी जायजा लिया और कई योजनाओं के लाभुकों को सौगात दी है। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां चोरों ने एक साथ सोना चांदी के 3 दुकानों को निशाना बनाया और करीब 30 लाख से ज्यादा के गहने चोरी कर लिए गए। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत की है। सुबह में दुकानदारों ने देखा कि एक साथ 3 दुकानों के शटर टूटे हुए हैं और लाखों के जेवर गायब हैं। घटना के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लोग अब एक बार फिर से पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस अब अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है। हम 6:30 बजे हम सो के उठे, हम अपने दरवाजे पर आए। वहाँ चौक पर हम भीड़ देखे। आदमी से जानकारी लिए, कहा यहाँ शटर टूटा हुआ है सोना चांदी की दुकान में, रात में चोरी हुई। कितने दुकान में हुई है? 3 दुकान में हुई, 2 विनोदपुर में, एक रतौली चौक पर। पुलिस आई है यहाँ हाँ, पे? पुलिस आई हुई है। खबर किशनगंज से है, जहां हत्या के 12 दिन बाद बालू से एक शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीबीगंज के बहादुरगंज की बताई जा रही है। टिंकू का अपने दोस्त संतोष के घर आना जाना था और इसी दौरान टिंकू को संतोष की भाभी से प्यार हो गया, जिसकी भनक संतोष को लग गई, जिसके बाद एक साजिश के तहत 25 जनवरी की शाम उसकी हत्या कर दी गई। शव को ठिकाना लगाने के लिए खेत में दफना दिया गया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुड़ी और 8 फरवरी को हत्या का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। का जो कारण है, किन्नूलाल हरिजन नाम के व्यक्ति के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये 7 वर्षों से ये भी ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करते थे और इनसे संपर्क में मृत व्यक्ति टिंकू कुमार उर्फ चमारू आए थे और बीच बीच में इनके घर भी आना जाना रहता था। इसी आने जाने के क्रम में संतोष शाह के घर से उनकी भाभी शांति देवी के साथ उनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और यही मूल कारण था कि इस घटना को अंजाम दिया गया था। संतोष शाह की भाभी के साथ जब संबंध हुआ इस मृत व्यक्ति का, तो इसका विरोध किया गया और फिर एक योजना के तहत अपने साथियों के साथ, साथी में शंभू शाह नाम के व्यक्ति हैं, रवि शाह, वंशीलाल हरिजन, ये सभी नया टोला बीबीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी पड़ोसी हैं, एक दूसरे के डिस्टेंट रिलेशन में आते हैं। तो इन 5 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां खुशरूपुर थाना क्षेत्र के खरदास बेघा सब्जी मंडी के पास सड़क पार करने के दौरान एक बच्ची को तेज गति से आ रही पिकअप वैन ने रौंद दिया। भागने के क्रम में पिकअप वैन ने बच्ची को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने खदेड़ कर इस पिकअप को जब्त किया है। पिकअप वैन में फंसी बच्ची को निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चौठारी जो होता है ना, चौठारी करने के लिए निकले थे रोड पर, बच्चा के हाथ से छीन लिया। बच्चा भैया करती हमको जानता, इतने ने लेकर चल गए। कहाँ घटना कहाँ हुआ है? और अगली खबर पटना सिटी से, जहां खाचकेला थाना क्षेत्र के लाला टोली में आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। 2 सगे भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी। एक भाई के सिर में और दूसरे भाई के हाथ में गोली लगी। दोनों घायल लाला टोली बरकत खा अखाड़ा मोहल्ला निवासी आनंदी राय के बेटे अरविंद राय और रविंद्र राय हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस अब फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पहले लड़ाई हो चुका था, एकली लड़ाई खत्म हो गया था। केकरे से लड़ाई हुई थी? केके से लड़ा मेरी जानकारी नहीं है, किस लड़का से हुआ, लेकिन हम जानकारी करने
करे कुछ जानकारी सबके पास, लेकिन मेरे अथी नहीं है किस लड़का से हुआ, लेकिन लड़का एक जगह बगल का ही है, बगल का लड़का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए कि लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा है, तो उधर से आया, फिर ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो उधर से आया 4 को 5 को लड़का पिस्टल लेके और रविंदर के सिर पर मार दिए। खाचकला थाना पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम, एक का नाम रविंद्र है और दूसरे का नाम अरविंद है, और लाला टोली के ये रहने वाले हैं, उन्हें गोली मारा गया है। और जैसे ही सूचना मिलती है, खाचकला थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी अभी मौके वारदात पर पहुंच रही है। शिक्षा विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसमें एसीएसएस सिद्धार्थ ने डीईओ के पावर को कट कर दिया है। 1 अप्रैल से डीईओ जो है वो कोई भी वित्तीय अधिकार के तहत कार्य नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी डीईओ नहीं कर पाएंगे सिविल वर्क, और सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने के ही अधिकार तक अब इन्हें सीमित कर दिया गया है। और सभी डीईओ और डीपीओ सिर्फ 50,000 तक के कार्य की राशि अब सीधे स्कूल के खाते में भेजी जाएगी। एचएम सीधे विभाग को कार्य की राशि के संबंध में पत्र भेजेंगे। सिविल वर्क का काम सीधे निगम के माध्यम से किया जाएगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं को भी समाप्त कर दिया गया है, जिसमें अब जितने भी आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। डीपीएम से लेकर बीपीएम तक की सेवा को समाप्त किया जाना इस आदेश में शामिल है। के पाठक ने आउटसोर्सिंग से इन सभी को बहाल किया था। अब इन के पाठक के उसी फैसले को एसीएसएस सिद्धार्थ ने पलट दिया है। डीओ से लेकर डीपीएम बीपीएम की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर भ्रष्टाचार और रिश्वत रोकने के लिए यह फैसला किया गया। के पाठक के आदेश को एसीएसएस सिद्धार्थ ने पलटा है। शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में घूसखोरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे उनके बिगड़े बोल के तौर पर देखा जा रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी घूस मांगते हैं उन्हें जूता से पीटेंगे। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नीचे से ऊपर तक शिक्षा विभाग में घुसखोरी से पूरा बिहार इस वक्त परेशान है। समस्तीपुर में विभूतिपुर के सिंघिया बुजुर्ग में विधान पार्षद बनने पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी ने संबोधित करते हुए ये बातें कही। जिनको अगर कोई घूस देना है, अगर कोई मांग रहा है, तो विजिलेंस से पकड़वाने की में अगर आपको लगता है कि हमको दिक्कत है, तो जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है, उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। मैं पूरे होशो-हवास में बोल रहा हूँ या संसदीय सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि घूसखोरी से भाई त्रस्त है पूरा बिहार। बिना पैसा का एक काम नहीं होता किसी कार्यालय में, नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है। शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के घूसखोर कर्मचारी और अधिकारियों को जूता से पीटने की बात कही, जिस पर शिक्षक संघ में ही बवाल मच गया। शिक्षक नेताओं ने कहा है कि शिक्षक समाज के लिए आदर्श होते हैं और ऐसे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कहीं से भी सही नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक उचित तरीका होता है, लेकिन ऐसी भाषा से शिक्षक अराजक हो सकते हैं। किसी भी शिक्षक नेता के लिए या जनप्रतिनिधि के लिए गैर कानूनी शब्दों का उच्चारण करना कहीं से भी उचित नहीं है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो शिक्षक नेता के रूप में रहे, क्योंकि समाज के एक आइडल व्यक्ति होते हैं जो शिक्षक के नेतृत्व करता होते हैं, और उनके द्वारा कानून को हाथ में लेने की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये कहीं भी शिक्षक समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है और ये निंदनीय है। शिक्षक समाज का एक उदाहरण होता है, और यदि वो शिक्षक नेता इस तरह की बातें करेगा तो निश्चित ही शिक्षकों के प्रति समाज में एक गलत धारणा बैठेगी। हम सब शिक्षक शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उसका एक उचित फोरम होता है और एक उचित भाषा होती है, एक मर्यादा में रह करके उसका विरोध होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अभी इन लोगों को समझना होगा, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही लोग बिहार को पिछले 20 साल से समझ पा रहे हैं और अब बिहार के लोग पुराने दौर में लौटकर नहीं जाना चाहते। संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए दिल्ली से भी बेहतर स्थिति में है।
सर तो बिहार है, ये तो बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब बिहार को लोग समझ रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार के काम को, और पीछे पार्लियामेंट चुनाव में भी देखे हैं बिहार, ये कैसा बिहार है। और अभी बाय इलेक्शन भी हुआ था 4 सीट पर, वो भी लोगों ने देखा है कि ये कैसा बिहार है। और वो सही बोल रहे हैं कि बिहार के लोग जानते हैं, वो पुराने दौर में लौट के नहीं जाना चाहते। जो ये डबल इंजन का सरकार का काम है, इसका स्वाद जो बिहार चख रहा है, उसी में आगे का चुनाव होगा और दिल्ली से और बेहतर स्थिति में एनडीए वहां जीतेगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि एक लंबे अरसे बाद दिल्ली और केंद्र में ही एक दल की सरकार होगी और ये जनादेश रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ है। जेल जाने वाले भ्रष्ट आदमी की सरकार देश को मंजूर नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि दिल्ली विधानसभा उपचुनाव ने 2 महत्वपूर्ण संदेश दिए कि जेल के अंदर रह करके करप्ट कोई व्यक्ति सरकार चलाएगा, यह जनता को मंजूर नहीं। रेवड़ी की तरह राजकोष का धन लुटाने की बात करिएगा तो जनता संवेदनशील है। जनता ऐसे संवेदनशील सवाल पर राजनीतिक नजरिया जो पेश किया, तो अरविंद केजरीवाल जी अब दिन में तारा नजर आ रहा है ना। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था और एक भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़कर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वहाँ की जनता का निर्णय है और ऐसा ही निर्णय जनता लेने वाली है, ये पहले ही से लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ काफी गुस्सा था। एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी, उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी 1 फरवरी से डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले इस हड़ताल को अब विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो ने सरकार से पीडीएस डीलरों की मांग सुनने की अपील की है। कमीशन मिलता है विक्रेताओं को, वो बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाए। पिछले 10 साल से शायद उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये मांग बिहार सरकार से उन्होंने किया है और हम उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और आगे इस मामले को बढ़ाएंगे और मुख्यमंत्री को एक पत्र के द्वारा हो, जैसे भी हो, हम उनको संपर्क करेंगे और उनको इस कटिहार जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की जो मांग है उसको मानने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। जन वितरण प्रणाली का जो दुकानदार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का डिमांड रहा है, पहले तो था कि भाई कमीशन बढ़ाइए। कितनी आमदनी है, इनका एक चार्ट भी लोगों ने बनाया है कि कितनी कम आमदनी पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। अन्नदाता एक अन्न उपजाता है, लेकिन मुख्य चैनल है ये पीडीएस डीलर। इन लोगों का डिमांड है कि या तो हमको कमीशन सम्मानजनक दीजिए, नहीं तो 30,000 रुपया हमको अनुदान दीजिए। महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आरा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने को लेकर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ट्रेन की बोगियों में बैठने तक की जगह नहीं है। लोग सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें, इसलिए रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। वहीं पटना जंक्शन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ भाड़ काफी नजर आ रही है। हर ट्रेन में लोग जैसे तैसे यात्रा करते नजर आ रहे हैं। सभी महाकुंभ ही जाना चाहते हैं और संगम में स्नान करना चाहते हैं। कई श्रद्धालु स्नान कर संगम का पवित्र जल लेकर लौट भी रहे हैं। पटना के दीघा घाट पर हर दिन हजारों लोग गंगा पार कर शहर आते हैं। नाव पर बाइक, साइकिल और सामान के साथ गंगा नदी पार करते आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन निगम की तरफ से गंगा के किनारे उनके लिए किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। वो जैसे तैसे नाव पर अपने बाइक को लूट करते हैं और फिर उतारते हुए नजर आते हैं। हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी ठंड के मौसम में सूखती जा रही है। नदी का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। आने वाली भीषण गर्मी में नदी का ये स्वरूप भीषण जल संकट का संकेत देता नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां हजारीबाग के एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की
न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेजा गया है। पेशी के पहले मेडिकल के लिए उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद अशोक कुमार ने अपनी सफाई दी और कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू पर दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा पहलू जो है दिव्यांगात्मक शांति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। प्रोसेस होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वो जो है सो अपना